अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है टोर्जन ऑफ टेस्टिस या सेकंड नेम है इसका टेस्टिकुलर टोर्जन। बेसिकली होता यह है कि ये एक एक्यूट पेनफुल टेस्टिकुलर लंप होता है जो कि डेवलप हो जाता है। एक्यूट पेनफुल टेस्टिकुलर लंप के हमने लास्ट वीडियो के अंदर दो डिफरेंशियल्स पढ़े थे, वो कौन कौन से थे? या तो ऑर्काइटिस हो सकता है, ठीक है, ऑर्काइटिस हो सकता है, या इसका सेकंड नेम जो है एपिडिडमाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ऑर्काइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस होता है और टेस्टिस के ऊपर ही हमारे पास एपिडिडमस प्रेजेंट होती है, और अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको एपिडिडमाइटिस कहते हैं, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी लिखते हैं एक्यूट एपिडिडमाइडो ऑर्काइटिस, ठीक है। और सेकंड डिफरेंशियल हमारे पास क्या था? टेस्टिकुलर टोर्जन, ठीक है, टेस्टिकुलर टोर्जन डबल टी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल टेस्टिकुलर टोर्जन है तो उसका केस कैसे प्रेजेंट करेगा? देखें, एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक 20 साल का लड़का है या 20-year-old स्पोर्ट्समैन हैविंग सडन ऑनसेट ऑफ पेन, प्री-हार्न टेस्ट इज पॉजिटिव, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? ठीक है, सिंपल तरीन स्टेटमेंट इस तरह की आएगी। अब ये प्री-हार्न टेस्ट क्या है, टेस्टिकुलर टोर्जन किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे बाकी चीजों से, इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली टेस्टिकुलर टोर्जन होता क्या है? होता यह है कि जो ट्विस्टिंग ऑफ टेस्टिस ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ये पॉइंट थोड़ा इजीली क्लियर होगा। देखिए, हमारी जो एनाटमी है वो कुछ इस तरह की है कि फॉर एग्जाम्पल जो आर्टरीज होती हैं वो ऊपर से आ रही होती है। फॉर एग्जांपल ये टेस्टिकुलर आर्टरी आ रही है और यहाँ पे नीचे स्क्रोटम प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूँ। ये ऊपर से आर्टरीज आ रही हैं और नीचे स्क्रोटम में आगे ब्लड सप्लाई उन्होंने देनी है। ब्लड सप्लाई देंगे, यहाँ पे कैपिलरीज में ये चेंज होंगी, ठीक है। जो मेन पॉइंट बताने वाला वो ये है कि यहाँ से जब ये वेनस फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्लड वापस जाता है तो ये जो वेन्स होती हैं ये वेन इसके अराउंड ऐसे जो है ये रोटेट करती हैं, ठीक है, और उसके बाद ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जब रोटेट करेंगी तो आर्टीरियल ब्लड जो कि एब्डोमेन से आ रहा है वो उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब ये इस तरह चेंज क्यों होता है? इस तरह चेंज इसलिए होता है कि जो टेस्टीज हैं इनको एब्डोमेन से बाहर रखा ही इसीलिए गया है कि इनका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो जो है हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर ये 2 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो इसको मेंटेन रखने के लिए नेचर की तरफ से एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है, वो ये कि जब हमारे पास आर्टीरियल ब्लड आ रहा होता है तो वो स्ट्रेट आ जाता है, और जो वेनस ब्लड नीचे से कूल डाउन हुआ वो ब्लड होता है वो जब ऊपर मूव करता है तो वो जो है इस आर्टीरियल ब्लड के अराउंड मूव करता जाता है, जिससे आने वाला आर्टीरियल ब्लड जो है वो कूल डाउन हो जाता है, या 2 डिग्री उसकी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। वो जब कम होकर पहुंचता है तो वो टेस्टिस को डैमेज नहीं करता, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि जो हमारे पास टेस्टीज हैं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ टेस्टीज पड़ी हुई हैं, ये एक टेस्टी और दिस इज अ सेकंड टेस्टिस, और इनके ऊपर ये जो है हमारे पास वास डेफरेंस वो सारी ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं। अब होता ये है कि ये जो टेस्टीज हैं ये ट्विस्ट हो जाती हैं, ठीक है, राइट वाली लेफ्ट पे आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट पे आ जाती है, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस के अराउंड, ठीक है। जब जो लॉन्ग एक्सिस है उसके अराउंड ये ऐसे ट्विस्ट हो जाती हैं। जब ये ट्विस्ट हो जाती हैं तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो एक एक्यूट पेनफुल लंप क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर टोर्जन, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं कि रिस्क कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जो है डेवलप कर जाता है। तो सीन कुछ यूं है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसकी एज मोस्ट प्रोबेबली 10 to 25 ईयर्स होगी, ठीक है। ये इसकी ऑप्टिमल एज है, या जो ये वो एज है जहां पे पेशेंट जो है हमारे पास प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ये होता क्यों है? डिफरेंट एक्टिविटीज करने के दौरान ये चीजें हो सकती हैं। एक्टिविटीज लाइक एज, जैसे कोई बंदा साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, साइकिलिंग के दौरान ये चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई जिम वगैरह करता है उसके या रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं, रनिंग की हो सकता है। जंपिंग के दौरान ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है,
या उसके अलावा जो हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि टेस्टिकुलर टोर्जन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यू कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से हमारा टेस्टिकुलर टोर्जन है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं जिसकी जो कि प्रेजेंट करते हैं इस केस के अंदर, जब किसी भी बंदे को टेस्टिकुलर टोर्जन होता है तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स के साथ पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए ये है कि हमारे पास जो पीक एज है, ये यंग एज है, इस तरह का पेशेंट आएगा यंग एज के साथ। ठीक है, 10 to 20 ईयर या 25 ईयर इसी एज के राउंड अबाउट पेशेंट आएगा और आके बताएगा कि उसको सडन ऑनसेट होना स्टार्ट हो गया है, एक्यूटली पेनफुल। ठीक है, सडन ऑनसेट मतलब अभी स्टार्ट हुआ है कुछ देर पहले, और एक्यूटली पेनफुल, या वो हिस्ट्री देगा आपको कि वो कोई भी ऐसा काम कर रहा था जिसकी वजह से ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके साथ जो है पेशेंट आके कंप्लेन कर सकता है, पायरेक्सिया मतलब फीवर हो सकता है, पॉजिटिव या प्लस नेगेटिव हो सकता है, फॉर एग्जांपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या नोजिया वोमिटिंग की कंप्लेन भी प्लस नेगेटिव होती है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मेनली क्लिनिकल फीचर्स यही आएंगे कि एक पेशेंट है वो कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, या साइकिलिंग कर रहा था, या जंपिंग कर रहा था, या सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा था, तो उस दौरान जो उसको एक्यूटली पेनफुल, अभी कुछ देर पहले उसको पेन स्टार्ट हो गया टेस्टिस के अंदर और वो आपके पास प्रेजेंट करता है, और ये पेन इतना ज्यादा सीवियर होगा कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने जो है एग्जामिन क्या करना है, एग्जामिन ये करना है कि जो टेस्टिस है उनकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये होगी, एक तो वो स्वोलन होंगी, दूसरी टेंडर होंगी, और थर्ड हॉट होंगी। ठीक है, हॉट क्यों होंगी? हॉट इस वजह से होंगे कि जो वापसी की ब्लड सप्लाई है, जो टेस्टिस से निकल के ऊपर की तरफ ब्लड सप्लाई जा रही थी, फॉर एग्जांपल टेस्टिस से निकल के सॉरी ये इस तरह टेस्टिस से निकल के जो ब्लड सप्लाई वापस जा रही थी वो सारी की सारी ब्लॉक हुई पड़ी होगी, तो जो ब्लड है वो कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी टेस्टिस के अंदर, तो इस वजह से जो टेस्टिस है वो हॉट हो जाएंगी, और जब हम इनको टच करेंगे, पाल्पेट करने की ट्राई करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा पेन फील होगा और ये पेन फील करेंगे, और जो ये टेस्टिस है ये स्वोलन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेन हॉलमार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्री हार्न टेस्ट। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तकरीबन 90% केसेस के अंदर यही चीज पूछी जाती है कि प्री हार्न टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके ऊपर हम इसको टॉप डिफरेंशियल्स में ले आते हैं। ठीक है, तो होता कुछ यूं है कि जो हमारे पास प्री हार्न टेस्ट है ये इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो टेस्टिस है इनको हम नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ पुल करते हैं, ठीक है, सॉरी पुश करते हैं ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ पुश करते हैं, अगर तो इसका पेन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, पेन कम हो जाए तो दिस इज अ प्री हार्न टेस्ट नेगेटिव। ठीक है, और अगर पेन इसका इंक्रीज हो जाए तो दैट इज अ प्री हार्न टेस्ट पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल प्री हार्न टेस्ट जो है इसका पॉजिटिव है तो फिर हमारे पास टेस्टिकुलर टोर्जन इज अ डायग्नोसिस कंफर्म। ठीक है, डायग्नोसिस हम कंफर्म कर लेते हैं टेस्टिकुलर टोर्जन का प्री हार्न टेस्ट पॉजिटिव होने पे। जब हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सिंपली इसका जो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इसके ऊपर हमें पता चल जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड किस चीज का करवाना है, टेस्टिकुलर वेसल्स का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, और ये एज सून एज पॉसिबल करवाना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता। ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, उसके ऊपर हमें कंफर्म हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर ये अवेलेबल नहीं है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे कौन सी चीज आएगी, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने क्लिनिकली इसका डायग्नोज बनाना है। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आता है तो विद इन 6 आवर्स हमने उसको ट्रीट करना ही करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल विद इन 6 आवर्स आफ्टर डेवलपिंग टेस्टिकुलर टोर्जन अगर हम उसको नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ सकता है, ऑर्कियोडोडेक्टमी। ये क्या होती है, इसमें हम पूरी टेस्टिस निकाल देते हैं। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये है कि आपने उसको लेस देन 6 आवर्स के अंदर ईच एंड एवरी मैनेजमेंट करके उसका ऑपरेट करना ही करना होता है। ठीक है, ये उसको ट्रीट करना ही करना होता है। तो इसके लिए ये होगा कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हम जो है क्लिनिकली डायग्नोज बना लेते हैं। मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है और उसकी जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है उसके अंदर कोई भी लंप है या हम कह सकते हैं कोई भी ट्यूमर है, तो अगर फॉर एग्जांपल ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर पेनलेस ट्यूमर है तो वो हमने डायरेक्टली टेस्टिकुलर ट्यूमर ही सोचना है। बाकी सारे डिफरेंशियल जो है वो सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे टेस्टिकुलर ट्यूमर ही होगा अगर वो पेनलेस है तो। और अगर फॉर एग्जांपल पेनफुल स्वेलिंग है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग है, तो सबसे पहले पॉइंट पे हमने टेस्टिकुलर टोर्जन ही सोचना है। जो बाकी डिफरेंशियल्स हैं वो सारे के सारे सेकंड नंबर पे आते हैं। बाकी डिफरेंशियल्स जो है उनको हम ट्रीट कर लेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे बाद में भी जाके, लेकिन टेस्टिकुलर टोर्जन इतना सीवियरली पेन होगा
कि उसको हमने एज सून एज पॉसिबल इवेलुएट करना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का ये है कि हमारे पास डॉपलर पे अल्ट्रासाउंड हुआ तो डायग्नोज कंफर्म हो गया, नहीं तो हमने क्लिनिकली डायग्नोज बना लिया। डायग्नोज बनाने के बाद हमने क्या करना है, डायग्नोज बनाने के बाद हमने मैनेजमेंट की तरफ मूव करना है। मैनेजमेंट में जो है हमारे पास कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ट्विस्टिंग हुई है, हमने सिंपली अपने हाथों पे ग्लव्स पहने अंडर एसेप्टिक में, उसको हम ट्राई करना है कि अपने हाथों से जो उसकी ट्विस्टिंग है उसको रिवर्स कर दें, ठीक है। अगर हम उसको रिवर्स कर पाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर हम उसकी ट्विस्टिंग जो रिवर्स नहीं कर पाते तो फिर हमारे पास सर्जिकल एक्सप्लोरेशन होती है। हमने उसको सर्जिकली एक्सप्लोर करना होता है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो सर्जिकल एक्सप्लोर करने के अंदर भी फर्दर हमारे पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास वायबल मेथड है, एक हमारे पास नॉन वायबल मेथड है। जो हमारे पास वायबल मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन साथ क्या करते हैं, टेस्टीज जो है उनको सिक्योर कर लेते हैं। टेस्टीज सिक्योर किस तरह करते हैं? जो टेस्टीज हैं उनको कट ऑफ नहीं करते। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑर्किडोपैक्सी, ठीक है। ऑर्किडोपैक्सी कहते हैं। टेस्टीज जो है उनको हम सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है नॉन वायबल मेथड जो है उसके अंदर ऑर्किडोडेक्टमी करते हैं। ऑर्किडोडेक्टमी क्या होता है? ये हमारे पास इस प्रोसीजर के अंदर हम टेस्टीज जो है उनको कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब इसकी ट्विस्टिंग होती है तो हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है वो सारी की सारी कंप्रोमाइज हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई ही हमारे पास कंप्रोमाइज हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो टेस्टीज है वो नेक्रोज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है लेस देन 6 आवर्स के अंदर आपके पास प्रेजेंट हुआ और आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो आपने जाना है ऑर्किडोपैक्सी की तरफ, कि टेस्टीज जो है वो सिक्योर कर लेने हैं, वायबल मेथड यूज करना है। और अगर फॉर एग्जांपल मोर देन 6 आवर्स हो गए हैं तो उसके लिए आपने जो टेस्टीज है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्रोज हो चुके होते हैं, तो उसके लिए हमने ऑर्किडोडेक्टमी करनी होती है। मीन के टेस्टीज जो है उनको कट ऑफ करके बाहर निकाल देते हैं। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें समझ आई। यहाँ तक अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।